चलो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आपका फॉर्म भरने से लेकर लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक ग्रुप डी में कैसे नौकरी मिलता है, क्या क्या स्टेप से गुजरना पड़ता है, इन सारे चीजों का कंप्लीट डिटेल, जहां पे आप जानेंगे योग्यताएं क्या है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कितना फॉर्म भरने में खर्च होता है, क्या क्या इसमें सिलेबस होते हैं, इस सिलेबस में कैसे एग्जाम होता है और साथ ही साथ कितना सैलरी होता है, वो लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप जरूर देख के जाना, क्योंकि अल्टीमेटली गोल हमारा यही है कि हम नौकरी करना चाहते हैं पैसे के लिए। तो यहाँ पे हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी फॉर्म भरने से लेकर हमारा सिलेक्शन ज्वाइनिंग तक का हम आपको यहाँ पूरा डिटेल करेंगे। आप लोग पूरा दिन भर समय बर्बाद करते हैं रील्स देख के, ऐसे वीडियो देख के, जहां आपके जीवन में वो वीडियो का इंफॉर्मेशन कुछ भी काम नहीं है, केवल इंटरटेनमेंट के पर्पस में मैं ये जो वीडियो बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपको ये जीवन बदल दे, हो सकता है कि आपको जीवन में आपके कुछ इंफॉर्मेशन आपके लाइफ में क्रेडिट कर जाए। वीडियो अंत तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो का अंत तक देखेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी की, सबसे पहले हम जो जानना चाहेंगे यहाँ पे, रेलवे ग्रुप डी अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यताएं होना चाहिए वो मेन जानते हैं। और जब तक आप योग्यताएं नहीं जानेंगे तो आप ग्रुप डी के बारे में जानकारी भी क्या करके क्या करेंगे। यदि मान लिया आप क्लास 10th में 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, और आप उसको जानकारी लेकर क्या करेंगे। इसीलिए सबसे पहला हम लोग जो स्टेप जानेंगे, योग्यताएं क्या होती है, आपको कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो आपको होना चाहिए। तो ये स्टेप 1 होगा। इस वीडियो का पूरा जानकारी हम यहाँ 7 स्टेप में कंप्लीट कर देंगे। आपको यहाँ पे देखिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या है। इसके लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता, दो चीज आपको, एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपको पूरा होना चाहिए। ये दो तरह से, कुछ सीट ऐसे हैं अभी फिलहाल 10th पास के, आप अगर पास आउट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। या दूसरा, यदि 10th पास के साथ 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 में आप आईटीआई भी पास आउट हो गए हैं तो दोनों ही भर सकते हैं। पहले केवल और केवल 10th पास था, लेकिन कुछ सीटें अभी आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे रख दिया गया और कुछ सीटें यहाँ पे आपको 10th वालों के रख दिया गया। जो आईटीआई है ना, वो सारे भर सकते हैं, 10th के लिए स्पेसिफिक सीट आपको दिया गया, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ रखा गया। तो यहाँ कुल मिलाकर बात करें तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या योग्यता होनी चाहिए, तो 10th प्लस आईटीआई या 10th करने से भी हो जाएगा। तो आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइन बाय लाइन में स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देना चाहूंगा। साथ में आपको उम्र सीमा क्या होना चाहिए, उम्र सीमा 18 to 36 ईयर्स, यानी 18 साल से पहले भी उम्र का ना हो आप, और 36 के बाद का भी ना हो। जनरल कैटेगरी के लिए जैसे भारत सरकार का नॉर्म से ओबीसी और एससी एसटी के लिए कुछ उम्र छूट दिया जाता है। जैसे यहाँ ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दिया जाता है, तो 36 प्लस 33 ईयर्स, तो आपको यहाँ पे 3 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है उम्र सीमा में। वहीं पर अगर एससी एसटी से आप बिलोंग अगर करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगा, यानी इस उम्र के साथ 5 साल और। तो ये आपके पास उम्र होना चाहिए, ये उम्र सीमा है, इसी के तहत आप भर सकते हैं। आइए हम अगला दूसरा स्टेप में यहां समझते हैं क्या है। बोला भर्ती का नोटिफिकेशन जैसे ही आपको आएगा, हर साल ऐसा रेलवे में आप वादा किया है कि पिछले साल से कि मैं हर साल वैकेंसी लेके आऊंगा, ग्रुप डी का अलग से, एनटीपीसी का अलग से, एलपी का अलग से। और ज्यादा अगर बात किया जाए रेलवे की, सबसे जबरदस्त और सबसे ज्यादा नंबर में वैकेंसी आने वाला वैकेंसी होता है रेलवे ग्रुप, और मैक्सिमम को यहाँ पे नौकरियां मिलने का चांसेस रहती है। तो मैं यहाँ पे जो दूसरा वाला बात करने जा रहा हूँ, वो दूसरा स्टेप में आपको भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। ये वेबसाइट पे आपको ऐसे ही आपको यूट्यूब देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई ना कोई इनके बारे में भर्तियां देते रहेगा। और मेरे चैनल में मैं भी जैसे ही ये वैकेंसी आएगा, पूरा डिटेल उस वैकेंसी में जो भी नोटिफिकेशन में रहेगा A to Z मैं आपको समझा दूंगा, क्या जरूरत है, क्या पेपर, इसका सारा चीज। तो मेरे चैनल में आप जुड़े रहे, आपको काम ही आएगा ये चैनल। आगे देखो, रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की वैकेंसी जारी करता है। इसके लिए आपको सबसे पहले देखना, वैकेंसी देखना पड़ेगा, जोन वाइज वैकेंसी निकलता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें छोटी छोटी बात को भी यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपके पास कुल पदों की संख्या देखना है कि ज्यादा सीटें जहां हैं उस आधार पर देखना होगा। बहुत सारा इसमें कैटेगरी और क्राइटेरिया होता है जिस आधार पर लोग अलग अलग जोन वाइज चुनते हैं। जैसे कोई आप गुवाहाटी चुनता है, कोई रांची बोर्ड चुनता है, इस तरह से चुना जाता है। आपके आधार पर, आपके अगर खास समय, मतलब आप अगर नियरेस्ट रहते हैं उस आधार पर चुनते, कोई वहां पे कट ऑफ कम जाता तो उस आधार पर चुनता है। तो सबसे पहले आपको ये पूरा वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है वैकेंसी को पूरी अच्छी तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके आधार पर आप फॉर्म भरना कि कौन सा में मेरे लिए सुइटेबल होगा वो जोन, उसी के आधार पर आप भरना। दूसरा, आपको जरूरी लास्ट डेट देख लेना है और आपको शुरुआत कब से हो रहा है वो देख लेना है। एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न में सीबीटी एग्जाम होता है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस और मार्क्स आते हैं, और जानना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, कितना क्वेश्चंस में कितने मार्क्स मिलेगा। और एक गलत करोगे तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम होता है रेलवे में, ये आप ध्यान पे रखना। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके इसी तरह से।
सिलेबस अगर बात किया जाए तो आपके पास मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होंगे, जनरल साइंस होंगे और करंट अफेयर्स होंगे। इसी के अंदर में आपको कुछ जीके भी, स्टैटिक जीके भी आता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आपके पास यहाँ करंट अफेयर के बीच दो चार। आजकल में जो भी एग्जाम देखने जा रहा है, लास्ट 2 इयर्स का पैटर्न अगर देखेंगे तो मैक्सिमम ये जो जीके वाला पोर्शन था उसको करंट अफेयर में कन्वर्ट कर लिया और सारे करंट अफेयर ही ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं हमारा स्टेप नंबर 3, जहां पे आप ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी कागजात यानी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, जैसे 10th के मार्कशीट होना चाहिए और यदि आईटीआई की है तो साथ में आपको आईटीआई के मार्कशीट भी यहाँ रखना होगा। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, इमेज के फॉर्मेट में जैसा डिटेल मांगेगा उसी आधार पर आपको देना पड़ेगा। साथ ही आधार कार्ड आपको जरूरी है, यहाँ आधार कार्ड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आधार कार्ड के आधार पर आपको सारा जन्म तिथि वो वाला सारा डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है। एक मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। इन चीजों का आपको जरूरत पड़ेगा, तो 6 चीज आपको जरूरत करके रखना पड़ेगा जैसे आप फॉर्म भरेंगे। और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको साथ में भरना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना होता किसी किसी टाइम में, तो यहाँ डॉक्यूमेंट भी आपको मांगता है कि डॉक्यूमेंट अगर दे देंगे तो आगे जाके आपको फायदा। डॉक्यूमेंट भी मांगता है तो डॉक्यूमेंट भी आप बना के रखो। यदि ओबीसी है तो आप सेंट्रल ओबीसी बनाना है, स्टेट वाला ओबीसी नहीं। एसटी एससी तो सेंट्रल वाला एससी एसटी जो होता है उसी के आधार पर यहाँ पे छूट मिलती है, तो एक बात ध्यान पे रखना। इसके अलावा एक अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर बात किया जाए फॉर्म फीस की, तो यहां अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल जो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो रहा है, सभी एग्जाम में अगर आप फॉर्म भरने का 500 रुपीज और आपको एससी एसटी और फीमेल के लिए 250 रुपीज, लेकिन ये 100 रुपीज है। बाकी रिमेनिंग अमाउंट आप एग्जाम जब एग्जाम दे देंगे वो आपके अकाउंट में रिवर्स करके दे देता है इंडियन रेलवे। ये होता भी है, मेरे भी एग्जाम दिया था जब, उस समय भी मेरा आया था, सब बच्चों का आ जाता। तो 100 रुपया काट के बाकी पैसा आपको वापस कर दिए जाएंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तभी। यदि आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो इनको पैसा आपको नहीं मिलेगा, इस बात को भी ध्यान पे रखना, ठीक है। आइए आगे जानकारी रखते हैं स्टेप 4 पे, जहां पे एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी आपको पास होना है। क्योंकि सही स्ट्रेटेजी, पक्का कॉन्सेप्ट, सरकारी नौकरी पक्की होती है। जब तक इन दो चीजों का कॉन्सेप्ट आपके पास चीज नहीं है तब तक आप सरकारी नौकरी का आशा तो छोड़ ही दीजिए। केवल और केवल फॉर्म भरने से नौकरियां मिलेगा ऐसा नहीं है। अगर देखेंगे यहाँ पे आपको 50,000 60,000 वैकेंसी निकलता, करोड़ों फॉर्म आते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे वहां सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि कुछ ही बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं। तो केवल फॉर्म भरने से होगा ऐसा नहीं, ऐसे में नुकसान करना पैसा और आना जाना समय की। मैं तो यही कहूंगा कि अगर जब तक आप तैयारी नहीं किए तब तक एग्जाम नहीं दो तो ठीक ही रहेगा। तैयारी जरूरी है। और आप बताओ, इसमें मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर बात किया जाए तो 4 टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर को मैं नमूना के तौर पर यहाँ लिया हूं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप क्लास 9 10 8 क्लास में पढ़े, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह से कुछ ऐसे चैप्टर मैंने दिए। बहुत सारे और चैप्टर है, आप जब नोटिफिकेशन को देखेंगे तब आप वहां पाएंगे। तो ये आपको एग्जांपल के तौर पर दिया। इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, यानी 9 10th लेवल के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए रीजनिंग में, तो एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सीरीज, इस तरह से आपके पास बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारे चैप्टर्स है। उन चैप्टर्स को आप कंप्लीट करो तब आपको पता चल जाएगा। बुक्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारा यूट्यूब चैनल हम बहुत है, सिर्फ तैयारी करा रहे हैं रेलवे का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, लोको पायलट का, तो वहां पे आपको सारा जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आज जो बता रहा हूँ कैसे आप हासिल कर सकते हैं, कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है, वो सारी चीज को। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन जो होता है साइंस का वो पूछे जाएंगे, लेकिन आपको क्लास 10th लेवल का ही पूछे जाते हैं। ये ध्यान पर रखना। 8 9 10 तो अगर अच्छा पकड़ है ना तो साइंस में तो अच्छा होकर लोगे। और आपका जानना है रेलवे में अगर आपको नौकरी लेना है तो मैथमेटिक्स और साइंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यदि 2 पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए तो लगभग पक्की हो जाती है नौकरी, आसान हो जाता। तो 9 10 के आपके सिलेबस पूछे जाएंगे। साइंस उतना आसान भी नहीं जैसे लग रहा कि 8 9 10 वाला हो तो कर लेंगे सर बिना होगा, ऐसे नहीं हो सकता। पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगा। और ये सब तभी हो सकता है जब आप अपने आप से लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से आपको हासिल करना होगा उस ऊंचाइयों का। और अपने मम्मी पापा के सपने, अपने सपने को पूरा करना है, और यही से आपको अपने सपने पूरा कर सकते हैं। मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान गांठ मान लीजिए, तभी आप आगे जाके कुछ कर पाएंगे। अगला जो हमारे पास है वो स्टेप 4 है। स्टेप 4 है, सॉरी स्टेप 4 हो गया है। अगला हमारा जो है वो स्टेप 5 है, जहां पे सीबीटी एग्जाम क्या क्या होता है, इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर बोलें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आप सब जान रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास साइंस, आपके पास मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जो क्वेश्चन पूछेंगे, 4 क्वेश्चन में टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिनमें से 90 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और उस 1.5 घंटे में आप जितने अधिक से अधिक बनाना पाएंगे, मैंने आपको जैसे बताया था
कि एक क्वेश्चन को गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग मिलता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/3 मार्क्स आपको नेगेटिव हो जाएगा यदि आप गलत मारेंगे। तो सही आंसर को यहाँ मारना पड़ता है, सही स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। इस बात को ध्यान पे रखना कि 100 कुल क्वेश्चन होता है, 90 मिनट का समय मिलता है, जिसमें अगर एक सही करेंगे तो आपको मिलता है जो भी, जैसे अगर 1 मार्क्स करके एक मिल रहा तो 1/3 0.33 कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप एक नेगेटिव करते हैं। इस बात को ध्यान पे रखना है। और अगला स्टेप 6, जैसे सीबीटी का रिजल्ट आ जाता है तो सीबीटी पास करने वाले उम्मीदवार अगले चरण में जाते हैं। इस चरण में क्या होता है कि आपके पास पीईटी, इसका मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। इसमें पुरुष के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग है। यहाँ पर अगर बात करें पुरुष उम्मीदवार यानी मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलोग्राम का वजन उठाकर 100 मीटर तक चलना होता है। बालू का बोरा होता है और उसको चल के जाना है। कितने जाना है? 100 मीटर जाना है। 35 केजी का रहता है, तो इसको ध्यान पे रखना। और यदि 4 मिनट्स 15 सेकंड में 100 मीटर दौड़ आपको लगाना है, तो ये आपको ये ध्यान पे रखना, इस समय के अंदर में इतने मीटर इतना केजी लेके जाना पड़ेगा। ये पुरुष के लिए। वहीं पे महिलाओं के लिए अगर बात किया जाए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए, जहां पर 20 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर जाना पड़ेगा और 5 मिनट 40 सेकंड लगेगा, या 1 मिनट महिलाओं को छूट दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि वो लोग यहाँ पे आ पाए। तो महिलाओं के लिए अलग हमारा पीईटी होगा और आपको महिलाओं के लिए अलग पीईटी होगा। इस बात को ध्यान पे रखना है क्योंकि 2-3 से आप गुजर रहे हो। अगला जो हमारा स्टेप है ना, वो स्टेप 8 है। जब आप टीएटी पास कर जाएंगे तो अगला आप चरण में चले जाएंगे स्टेप 8 में, जहां पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस चरण में आपको जैसे क्लास 10 का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जैसा आप फॉर्म भरते समय दिए हैं। उसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, फोटो और अन्य दस्तावेज जैसे आपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब है उनको भी लेके जाना पड़ेगा यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाएगा। ये अगला चरण है आपका इस सिलेक्शन का, जहां पर उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट किया जाता है। मेडिकल टेस्ट में आंख देखते हैं, सुनने की क्षमता देखते हैं, सामान्य स्वास्थ्य की जानकारी, ये डॉक्टर उनके द्वारा बोर्ड बनाया जाता है, उसके आधार पर आपको लिया जाता है। जहां पे मेडिकल फिटनेस भी पास हो जाते हैं तो आपके पास नौकरी पक्का हो जाता है, जहां पर आपको दिया जाएगा, जहां सीबीटी स्कोर कर लिए, पीटी क्वालिफाई कर लिए, मेडिकल फिट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए, तो फाइनल सिलेक्शन हो गया दोस्तों। तो एक खुशी की है ना कि फाइनल सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे जब पहुंच जाओगे ना इन स्टेप से तो आपको इतना मजा फील होगा। सोचो कि उस पहाड़ पे उठे हुआ, उस मीनार के उस चोटी पे हैं जहां पे कोई नहीं है दूर दूर तक, वहां से आप फील कैसा करोगे? सोच, वो मेहनत करने के बाद वहां जो खुशी महसूस होता है ना, शायद आप कोई चीज खा के महसूस नहीं कर सकते, वो वाला खुशी का पल यहाँ पे आपको आने लगेगा। और जहां उसके बाद आपको पैसा आना शुरू करेगा तो रेलवे में ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे। इसके लिए आपको ग्रुप डी में ना कौन कौन सी पोस्ट होती है थोड़ा जान लीजिए। आप जब भी फॉर्म भरोगे ना तो इस पोस्ट के बारे में डिटेल जरूर जानना, क्योंकि इस पोस्ट के आधार पर आप आगे जाके काम करोगे। कैसा इंटरेस्टेड है और किसमें क्या पोस्ट है, कितने वैकेंसीज है, उस आधार पर भी आप चुनना जब आप फॉर्म भरोगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट होता है, ट्रैक मेंटेनर होता है, असिस्टेंट पॉइंटमेंट्स होता है, हेल्पर इलेक्ट्रिकल होता है, हेल्पर मैकेनिकल होता है, हेल्पर सिग्नल होता है, हॉस्पिटल अटेंडेंट होता है और पोर्टर होता है। तो ये सारे पोस्ट जो ग्रुप डी में ऑफर करते हैं, इन्हीं में से एक आपको ले लेना है, पक्का लेना है। और आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओ कि सर अगला नौकरी हमारा है और हम लेके रहेंगे। सब लिखो, हम लेके रहेंगे। सब लिखना, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तुम अपनी ताकत तो दिखाओ, अपनी कॉन्फिडेंस तो बढ़ाओ पहले, कम से कम अपनी जैसे सोचोगे वैसे बनोगे बोला जाता है ना। तो पहले तो आप लिखो कि हाँ सर हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। एकदम सब जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। और आखिरी मजा तो यहाँ पे है जहां पे नौकरी होने के बाद अगला जो आपका आता है सैलरी वाला सिस्टम, जो सैलरी आने लगेगा अकाउंट में, तब आप गदगद हो जाओगे। वो क्या है, यहाँ पे देखो कितना मिलता है सैलरी शुरुआत में। यहाँ पे बेसिक पे लेवल 1 का 18,000 यहाँ है बेसिक। उसके साथ मिलेगा महंगाई भत्ता, तो एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा और चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ते यहाँ पे आपको मिलाकर कुल मिलाकर लगभग वो डिपेंड करता है स्थान और भत्तों के अनुसार 28,000 से 38,000 शुरुआती में शुरू होगी। सोच कि तुम्हारा वो मेहनत जब कन्वर्ट हो जाएगा ना पैसे में, नोटों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दुनिया का सबसे ज्यादा सोचो कि खुशी महसूस होगा। तो ये खुशी ना, ये खुशी तुम्हारे अकेले नहीं, तुम्हारे उस परिवार का हर सदस्य को खुशी होगी जो तुम देना चाहते हो। तुम्हारे उस माता पिता को खुशी होगी जो तुम देना चाहते हो। तेरे माता पिता जो चाहते हैं, वो जो तुम्हें जीवन भर तुम्हारा जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई करके जो मेहनत करके किए है ना, वो सारा कष्ट मेहनत सब खुशी में बदल जाएगा, सारे कष्ट भूल जाएंगे और ये आपको सबसे सुनहरा, सबसे खुशी का दिन महसूस होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरह से समझे हैं। इस स्टेप वाइज इन चीजों को समझकर आप एक अच्छा मार्गदर्शन बहुत जरूरी है किसी आप हासिल तक पहुंचने के लिए, कोई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। तो मैं इस मार्गदर्शन पर आपको दे रहा हूं। ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड सारे वैकेंसी के बारे में पहले आएगा, क्योंकि सीरीज चल रहा है। उसके बाद एसएससी के बारे में बताऊंगा, फिर बीएससी वाले क्या करेंगे। तो इस प्रकार का हर चीज के बारे में इस चैनल के अंदर में पहले बताया जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप लोग चाहोगे
तो मेरा साइंस ना बहुत स्ट्रांग है, तो मैं आप सबको एनसीईआरटी के लेवल पे आपको साइंस पढ़ाऊंगा, तो आप लोग साइंस का बहुत स्ट्रांग करेगा। और रेलवे में बहुत ज्यादा उसका रोल रहता है साइंस का, मतलब मार्क्स जो आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करता है।